है आप इस वक्त फार्मा में क्या प्रिफर कर रहे हैं? क्लाइंट्स को एडवाइस क्या दी है पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से लेने के लिए? हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि फार्मा चल चुका है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 6200 के अगेंस्ट आज 10,000 पे खड़ा हुआ है। तो एक क्रीमी लेयर जो थी वो ऑलरेडी अगर आप देखें बाजार उसको स्वाद चख चुका है, बट स्टिल एट दिस प्राइस क्या चल रहा है आपको? तो जब ये क्षेत्र नहीं चल रहा था तब गौर करना चाहिए कि कौन से फार्मा सेक्टर के शेयर थे जो अच्छा रुझान दे रहे थे, अच्छे नतीजे आ रहे थे और मूल्यांकन को लेकर के ऊपर की तरफ के आपको दायरे देखने मिला था। तो वो शेयर थे आपके अल्केम लेबोरेटरीज, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, टू सर्टेन एक्सटेंड टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, बायोकॉन, जाइडस वेलनेस, कैडिला, इप्का, ये सब सूचियां आती हैं मेरे जहन में जब मैं फार्मा क्षेत्र की बात करता हूं। और आपने सही फरमाया कि जो एक मलाई का थर बना था वो उसका स्वाद तो लोगों ने चख लिया है, लेकिन यहां से भी अगर आप मुझे पूछे कि कहां पर आपको निवेश करना है, भले ही आपके फार्मा क्षेत्र ने पिछले 3-6 महीने में बहुत ही बेहतरीन रुझान दे दिया हो, लेकिन अब से लेकर के आने वाले कुछ लंबे भविष्य तक अगर आपको निवेश करना है तो ये जो मैंने 3-4 नाम लिए, खास करके अल्केम लेबोरेटरीज, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, बायोकॉन, ये सब नाम मुझे अभी भी अच्छे लगते हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ से शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है वीरेंद्र, इसमें मैं कोई दो राय नहीं रखता। लेकिन अगर गिरावट मिलती है तो खरीदारी का मौका होगा इन सब कंपनियों में। जहां तक रहा सवाल ग्लेनमार्क फार्मा का, तो खबर में है स्टॉक इसके लिए। सिप्ला में भी खबर में था, अब 600 के ऊपर निकालने के लिए बहुत ही मुशक्कत करनी पड़ी थी सिप्ला ने, लेकिन जब निकला तो फिर 665 तक पहुंच गया। सन फार्मा अभी भी मुझे कमजोर लग रहा है क्योंकि दिक्कतें एक नहीं अनेक हैं। इसमें कितनी तब्दीली होने की संभावना लगती है आपको इन प्रस्तावों के साथ, और आपकी अप्रोच इस वक्त रियल एस्टेट स्पेस पे क्या है? कोई चुनिंदा स्टॉक जिस पर आप बुलिश हो या फिर एटलीस्ट इस प्राइस में इंटरेस्ट हो? तो ये मुद्दा वीरेंद्र, ये जो सर्कल रेट का है, ये सर्कल रेट नहीं, मैंने इसको एक उपनाम दिया था चक्रव्यूह, क्योंकि ये सर्कल रेट इस चक्रव्यूह में आकर के ऐसा परेशान करता है, ना तो सिर्फ डेवलपर को, बिल्डर को, पर घर का जो खरीदार है उसको भी। और जहां पर आपका दाम प्रॉपर्टी का कम है वहां पर आपका सर्कल रेट ज्यादा है, और अगर आप उसके नीचे, जैसे अभी तलवार जी बता रहे थे, अगर आपने डील कर भी दी, सौदा कर भी दिया, तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और वो पठानी ब्याज के तरह होता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जब ऐसी महामारी को लेकर के ऐसी परिस्थिति है, और एक वास्तविकता ये भी है जो मेरे ख्याल से प्रदीप और तलवार साहब जो बात कर रहे थे उस पर मेरी नजर गई थी कि कृषि क्षेत्र के बाद निर्माण क्षेत्र जो है, यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, वो दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला सेक्टर है। आप अगर उस सेक्टर को ही मार डालेंगे और दूसरी तरफ आप ग्वाही दे रहे हैं कि आपको रोजगार बढ़ाना है, अरे तो पहले सेक्टर की तो हालत ठीक है। सर्कल रेट को जो चीजें नहीं जरूरी है उनको हटाने में मेरे ख्याल से आपको ये नहीं चाहिए कि प्रतिनिधि आए उस सेक्टर के और आपको एक लिखा जोखा सामने रखे। आई थिंक जागरूकता सरकार में पहले से होनी चाहिए और इस पर बहुत तीव्र गति से काम होना चाहिए। जो आपका प्रश्न था, 2-3 कंपनियां हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट्स और उबराय रियलिटी, इन 4 कंपनियों को हम ज्यादा महत्व देंगे अगर किसी को निवेश करना है इस क्षेत्र में। तो स्पेसिफिकली मैं एशियन पेंट्स के लिए पूछ रहा हूँ, डिमांड आउटलुक लगता कैसा है, और 16.6 के प्राइस पर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर अवॉइड कैटेगरी में रखेंगे एशियन पेंट्स, बजाज पेंट्स को? तो वीरेंद्र, पेंट के डब्बे की तो बात दूर है, पेंट करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो रंग रोगान करते हैं, उनकी भी किल्लत है आज के तारीख में, अब जबकि ये ओपन अप हो रहा है धीरे धीरे करके। दूसरी तरफ जो बयान आया था कि कच्चे तेल के जो दाम नीचे चल रहे थे उसका जो फायदा है वो ग्राहकों को देंगे, मेरे ख्याल से ऐसी कोई खबर मैंने तो नहीं सुनी है। अगर आपने सुनी हो तो आप उसका स्पष्टीकरण कर दीजिए कि एक रंग रोगान का जो डब्बा है उसके कीमत में नीचे के तरफ के दाम दिखाई दे रहे, मेरे को ऐसा सुनने में नहीं आया है। एक अच्छी बात यह है कि ये जो चाइना के खिलाफ जो एक गतिविधि हो रही है और जो चाइना में बनी हुई चीजों से का बहिष्कार करने की बात की या फिर कम इस्तेमाल करे उसकी बात की, उसमें पेंट्स और वार्निश का भी
नाम आया है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग वीरेंद्र, तो उसका थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पर हो सकता है। लेकिन आपकी बात बहुत ही सत्य है कि ऐसे समय में जहां पर एक आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में जो बहुत ही जरूरत की चीज है उस पर ही खर्चे करेंगे, रंग रोगान मेरे ख्याल से काफी समय लगेगा फिर से लौट के आने के लिए, और शायद इस वित्तीय वर्ष के 2 तिमाही के नतीजे निराशाजनक रह सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि लंबी अवधि के लिए एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कांसाई नेरोलैक और एस्कॉन नोबल, ये चारों ही कंपनियों पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की कवायद है। ये 1.5-2 साल की मैं बात कर रहा हूँ। गिरावट से बाहर निकल रहा है, आपकी क्या कॉल है इस पे? आप भी इस पे कहेंगे कि ये मौका है, जो करेक्शन हुआ खरीदारी करें? 150 के लक्ष्य है प्रदीप लंबी अवधि के लिए, और ये पूरा स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स क्षेत्र जो है, जहां पर आरती इंडस्ट्रीज है, विनती ऑर्गेनिक्स है, पीआई इंडस्ट्रीज है, पिडिलाइट को आप शामिल कर सकते हैं, यूपीएल को आप शामिल कर सकते हैं। इन सभी शेयरों के अगर आप दाम देखें पिछले 3 या 4 महीनों में, तो सक्षम रूप से ऊपर भी गए, और इनके जो नतीजे भी पिछले वित्तीय वर्ष के जो पिछली तिमाही के आए थे वो भी काफी सकारात्मक थे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कठिनाई होगी इस स्टॉक को 1250 तक पहुंचने के लिए। क्या रहेगी? हीरो मोटोकॉर्प क्या अव्वल स्टॉक रहेगा लेने के लिए, और क्या ऑटो एंसिलरीज में भी मुंजाल ऑटो जैसे स्टॉक्स में और तेजी की गुंजाइश है? बिल्कुल अर्शदा, और मेरे ख्याल से 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियां, खास करके हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज ऑटो है, अशोक लेलैंड है, और इवन आइशर मोटर्स, क्योंकि ये आरी यानी कि रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स बनाती है, लेकिन वो एक प्रीमियम सेगमेंट में आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो एंट्री लेवल की यानी कि जो कम दाम की मोटरसाइकिल्स या फिर स्कूटर्स हैं, उसकी बिक्री से एक अंदाजा ये लगता है कि ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में मांग और परिस्थिति कैसी और परिवर्तन कैसा हो रहा है। फिर आता है आपके बड़े शहर, एक पहली पायदान के दूसरी पायदान के शहर, तो बिल्कुल एक झलक प्रतिनिधि करता है हीरो मोटोकॉर्प खास करके ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। और उसी लिहाज से इस कंपनी से, इस मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां जैसे कि मुंजाल ऑटो हुआ, या फिर ऑटो एंसिलरी में मिंडा इंडस्ट्रीज है, महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव है, ये सब कंपनियां मेरे ख्याल से आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इनको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ना तो सिर्फ ये कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल से चलने वाली वाहनों को जरूरी लगते हैं बैटरीज और टायर्स, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं इलेक्ट्रिकल बैटरी और टायर्स, तो यहां पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। ऑटो एंसिलरी पैक देखिए फोकस में है, आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में आज का अपना स्टॉक भी वो आपको क्या प्रॉफिट बुक कर लें या और खरीदना चाहिए, कैसे अप्रोच करेंगे? एक फंडामेंटल राय लेते हैं गौरांग सर से। सबसे पहले गौरांग सर बताइए, बीओबी कैसे देखते हैं आप इन नतीजों को? तो मेरे ख्याल से उछाल पर अगर आप बेचे तो ज्यादा उचित रहेगा, और अगर सरकारी बैंकों में ही आपकी रुचि है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बेहतरीन और दूसरी सरकारी बैंक मुझे नजर नहीं आती। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ हेमंत, क्योंकि ये जो विलय हुआ था विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का, इसको लेकर के जो देना बैंक की बैलेंस शीट पे भारीपन था, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा को, और वो आज के तारीख तक जो सिलसिला है वो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कमजोरी की तरफ अंदेशा दे रहा है। और सरकारी बैंकों में तकलीफ ये भी है कि ऑपरेशनली आप देखने जाएं तो जो एग्रेसिवनेस निजी क्षेत्र की बैंक्स दिखाते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स, उसकी तुलना में सरकारी बैंक्स बहुत पीछे रह जाती हैं। और पिछले 5 साल का भी अगर इतिहास निकाल के आप देखें तो निजी बैंकों ने ज्यादा मुनाफा दिया है लंबी अवधि के निवेशकों को बनस्पत सरकारी बैंकों के। तो अगर आपको ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है सरकारी बैंकों से तो निजी क्षेत्र पसंद करें, और अगर इतनी ही प्यार मोहब्बत है तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एकमात्र लौती सरकारी बैंक है जिस पर हम लंबी अवधि के लिए निवेश की कवायद करेंगे।